हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का जो अपना संविधान है, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, तो आज फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, पहला चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन स्टार्ट है आज से। और इसके साथ साथ इसके पहले से ही घटना चक्र पूर्वावलोकन भारत का भूगोल स्टार्ट है, जो ख़त्म भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल हमारा छोटा है, बिल्कुल छोटा है, प्लीज़ इसको सपोर्ट करें आगे ले चलने में, हमारे चैनल को ग्रो करने में। सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन को हम ऐसे ही विस्तार से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। और सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र की वीडियो हम लेकर आएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। चलिए, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड जो पहला चैप्टर है, भारत का संवैधानिक विकास, उसको पढ़ते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसको पढ़ना है। तो दो तरीके से हुआ है। पहला तो हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम के द्वारा हुआ है। और ये कब पारित हुआ है? 1773 से लेकर के 1853 तक ये चला है। दूसरी बार ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम हुआ है। तो इन दोनों अधिनियम का मतलब है कि जो पहला अधिनियम है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन के लिए ब्रिटिश संसद अधिनियम लेकर आई थी। 1773 से लेकर के 1853 तक चला है, एक पहला। और दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। जो ब्रिटिश ताज थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसके शासन के लिए फिर 1858 से 1947 तक इनका क्या हुआ, शासन चला। तो ये दो रीजन थे। एक तो इनका अपना इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाना, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलाए, फिर उसके बाद 1853 के बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम कर दिए। तो ये दो रीजन थे संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास होने के लिए। तो ये दोनों रीजन आपको पता हो चल गया होगा। बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं कि अंग्रेज क्या करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चला दिए। उसके बाद वो पूरा ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश सरकार अपना भारत में जमाना चाहते थे। तो दो हो गया, एक ये 1773 से लेकर के 1853 तक चला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु जो शासन बनाया गया था उसको ब्रिटिश संसद ले आई थी ये अधिनियम। और दूसरा ब्रिटिश ताज शासनाधीन खुद यहाँ लाके 1858 में पारित कर दिया, 1947 तक चला है। अब पढ़ेंगे कि कंपनी के शासन हेतु जो पारित अधिनियम था वो क्या था। जो कंपनी के लिए जो अधिनियम को पारित किया गया था, उसका जो एक्ट है पारित किया गया, वो क्या था। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, तो पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। हम लोग वही फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ 1773 से 1853 तक जो इनका अधिनियम चला है उसी को पहले पढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें क्या किया गया, जो 1773 में इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को लाया, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, एक शब्द और जोड़ दिया गया, जनरल, तो उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? जब ये 1773 में इनका शासन अधिनियम आया, तभी 1773 में ही ये हो गया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और वो कहाँ के थे? बंगाल के। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उनकी सहायता के लिए क्या किया गया, एक तो गवर्नर जनरल रहेंगे पर 4 सदस्य रहेंगे, उनको जो है कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया उनकी सहायता के लिए। उसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया सदस्यों का। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इस एक्ट के अनुसार कौन बना? जो वारेन हेस्टिंग उस समय था, गवर्नर का पद का नाम गवर्नर था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल हो गया, तो उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग ही था जब पद को गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया। तो वारेन हेस्टिंग सबसे पहला कौन बना? गवर्नर जनरल बना। तथा फ्रांसिस
क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। इनके सदस्य कौन थे? ये 4 थे इनकी सहायता के लिए। शाह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। तो शाह परिषद जो गवर्नर जनरल को बंगाल में क्या हुआ, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दे दिया गया। जो फोर्ट विलियम की स्थापना बंगाल में हुई थी उसका अधिकार मिला, तथा इसे प्रमुख मामले जैसे विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था, इसका अधिकार भी इन्होंने ले लिया। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने थे? टोटल 4 थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करना रोक लगा दिया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, कंपनी में ही काम करेंगे कर्मचारी बनकर। और भारतीयों से उपहार मिल रहा है तो उसको भी लेना मना कर दिया गया कि भारतीयों से उपहार नहीं लेना है। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। 1784 में राजनीतिक कार्य अलग किया गया और व्यापारिक कार्य अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या कह रहा है कि 1786 का जो अधिनियम आया था उस अधिनियम में कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होंगे वो विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को निरस्त भी कर देंगे और निर्णय को लागू भी कर देंगे, विशेष परिस्थितियों में। तो ये याद रखना है। और 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया था कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग अलग किया जाए। इस एक्ट में जो निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए उसका नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। जो गवर्नर जनरल थे उनके पास प्रधान सेनापति की शक्तियां, जो सेना का मुखिया होता है मेन सेनापति, वो भी सेनापति की शक्ति या पदवी भी गवर्नर जनरल को ही दिया गया था, अलग से कोई सेनापति नहीं बनाया गया था। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। कानून को विशेष परिस्थितियों में लागू करना या उसको रद्द करना या सेनापति बनना, ये दोनों कार्य किसको सबसे पहले मिला? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला है। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया वो क्या किया गया, कंपनी का जो अधिकार थे, जो कंपनी को अधिकार मिला था उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया उसमें कहा गया कि जो भारतीय हैं, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 साल में 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ये 1813 का चार्टर एक्ट कहा था। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो भारतीय व्यापार थे, भारतीय व्यापार के जो एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा, लेकिन क्या किया गया कि चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था एकाधिकार उसको बनाए रखने दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि 1833 में, अभी तक 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। अब जो 1833 का चार्टर एक्ट आया
तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब वो बंगाल का ही गवर्नर जनरल नहीं बल्कि संपूर्ण पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब वो पूरे भारत का रेख देख करेंगे, पूरे भारत का मालिक हो गया। अंग्रेज अभी तक बंगाल का था। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। मतलब कि जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण पर कर दिया गया। जो देश की शासन प्रणाली थी वो केंद्रीकरण कर दिया गया, सेंट्रल कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। जितने कंपनी के व्यापारी वाले काम थे सबको समाप्त कर दिया गया। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब व्यापार करना छोड़ के राजनीतिक करना शुरू कर दिए अंग्रेज पूरे भारत में अपना सत्ता लेने के लिए। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य में चौथा सदस्य को सम्मिलित कर लिया गया, 4 सदस्य को। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया जो चौथा सदस्य था। तो सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया था। अब क्या किया गया कि एक कानूनी सदस्य बना लिया गया, तो ये चौथा सदस्य हो गया। अब चौथा सदस्य को कानूनी सदस्य मिल जाने के बाद जो भी एक्ट या अधिनियम ले आ रहे हैं ये पूरे भारत के लिए ले आ रहे हैं, पूरे भारत में अपना कानून बनाकर लागू कर रहे हैं। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। क्या किया गया, इस एक्ट में जो नियुक्तियां होती हैं, नियुक्तियां के लिए योग्यता लाया गया। योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। जब आपके पास वो योग्यता रहेगी तब आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। अब 1853 का चार्टर एक्ट आ गया, जिसमें कहा जा रहा है कि विधायी शक्तियां अलग रहेंगी, कार्यपालिका शक्तियां अलग रहेंगी। जो विधि विधान बनाने वाली शक्तियां, कानून बनाने वाली शक्तियां वो अलग रहेंगी और कार्य करने वाली, चलाने वाली शक्तियां अलग रहेंगी। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किया गया, इसलिए कि पूरे भारत को सेंट्रल बना दिया गया था, केंद्र बना दिया गया था। तो विधि निर्माण कौन करेगा, विधान परिषद करेगा। भारतीय या बोले तो केंद्रीय विधान परिषद करेगा। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का क्या किया गया, शुभारंभ कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है थ्योरी सेक्शन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो अधिनियम था उसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1974 में। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, स्थापना इसकी हुई है 1774 में। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था, ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे क्या, नहीं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कौन थे, ये थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे सबसे पहले इसके क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए दूसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, केवल पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन दिया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। पहला दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए एक पिट्स आया था, भारतीय अधिनियम 1784, इसका 2 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा हुआ था, तो पहला हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के द्वारा।
और कानूनी जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की स्थापना 1833 में हो गया था, है ना। 1833 फिर उसको वो लोग क्या करने लगे, कानून बना के पूरे भारत में लागू करने लगे। तो ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है, ये बताना है। अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे पड़ी है भारत में, तो 1813 के चार्टर एक्ट से भी पड़ा है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में पड़ा है। प्राच्याद्वित एवं आंग्लवित विवाद से भी पड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। इन लोगों ने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली थी उसको हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा बोले तो अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। हम लोगों ने पढ़ा इसको। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का है 1 साल में। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम केवेंडिश बैटिंग के शासनकाल में 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। 1835 में भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रिविलियन थे, जबकि एसटी प्रिंसिपे प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकारी को समाप्त कर दिया था। तो वो चार्टर अधिनियम था 1813। 1813 में के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने क्या किया था कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय का जो है व्यापार करता रहा और चीन से व्यापार करता रहा, बाकी सबको छोड़ दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। 1833 में जितने भी व्यापारिक काम कंपनी करती थी सबको समाप्त करके वो राजनीति में आ गई। तो चाय और चीन को छोड़कर किस चार्टर एक्ट में छोड़ा था, 1813 में। और पूरे व्यापारिक कार्य को कंपनी ने कब छोड़ा था, 1833 में। फिर उसके बाद कहाँ लग गई, राजनीति में। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा, राइट है। इस कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। हाँ, राजनीति में आ गया, ये सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, नहीं। तो ये तीसरा वाला गलत है। तो पहला और दूसरा इसमें ए ऑप्शन राइट है। ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको तो हम लोगों ने पढ़कर अभी आ रहा है, तो इसको आप पढ़ना है तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था, ये भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था। 1833 का चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसने यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। मतलब आपको ये ऐसा नहीं बोला जाएगा आप इस धर्म के हो तो आपको योग्य नहीं माना जाएगा, इस स्थान में जन्म लिए हो तो नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं, इसको अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। ऐसा धारा 87 में लिखा गया था 1833 के। तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है, भारतवासियों को शासन में भाग लेने का जो है एक प्रमुख
एक्ट था। कालांतर में राजनीति आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बन गई। भागीदारी के लिए ये क्या हुआ, मुख्य आधार बन गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। आप चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।